कक्षा 6 हिंदी व्याकरण। मैं आर.एस. प्रसाद सर। आज आप लोगों को अध्याय 2 सर्वनाम विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण, काल, विराम चिन्ह का भाग 2 कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए क्या है इसमें। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग सर्वनाम की तरफ। सर्वनाम होते क्या हैं? वैसे ये सर्वनाम जो है हमेशा संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी कि संज्ञा हटा दी जाए और उसकी जगह पे कुछ और प्रयोग थे। जैसे राम है, राम की जगह वह लगा दिया जाए, ऐसे करके कुछ शब्द इसमें होते हैं। तो पहले परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा दी हुई है, वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो ये जो है सर्वनाम की परिभाषा होगी। अब सर्वनाम के होते हैं प्रकार। तो सर्वनाम के भेद कितने हैं, यानी इसके प्रकार। तो सर्वनाम के होते हैं 6 प्रकार। 6 में से हम एक एक का वर्णन करना चालू करेंगे। तो नंबर 1 आता है पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक में देखते हैं क्या है, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति का ज्ञान कराते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे है आप, मतलब दूसरे के लिए आप इस्तेमाल किया जाता है। तो ये उदाहरण हो गया इसका। जैसे आप, मैं अपने के लिए मैं हो गया, दूसरे सामने वाले के लिए तुम हो गया, और थोड़ा दूर खड़ा है उसके लिए वह हो गया, वे बहुत सारे हैं तो वे हो जाएगा, वे सभी हो गया, हम आदि करते हैं इसमें। तो ये जो है पुरुषवाचक है, जो पुरुष को ही मतलब सामने वाले को दर्शाते हैं, व्यक्ति के लिए दर्शाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं निजवाचक। निजवाचक में क्या होता है, ऐसे शब्द जो स्वयं का बोध कराए, अपने को, खुद का, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। कैसे है, जैसे आप हो गए, स्वयं हो गए, खुद हो गए, अपने से। तो ये सारा जो है स्वयं का बोध कराते हैं, मतलब अपने आप को ही बोध कराते हैं ये। अगला आता है नंबर 3 निश्चयवाचक संज्ञा सर्वनाम है ये। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का ज्ञान हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, मतलब किसी को बोलना हो जैसे। तो देखते हैं जैसे है यह, ये, वे, वह आदि आते हैं इसके अंदर। ये निश्चयवाचक है सर्वनाम। तो आप लोगों को ये भी ढंग से याद रखना है। चलिए अगला नंबर देखते हैं, नंबर 4। यह है अनिश्चयवाचक, यानी जिसमें कोई निश्चय ना हो। वे सर्वनाम जिनमें किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान ना हो। जैसे उदाहरण है कोई और कुछ, कोई पता नहीं कितना है, कुछ पता नहीं कितना है, ये भी। तो इसमें कुछ निश्चित ज्ञान नहीं होता है, उसको कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला नंबर आता है संबंधवाचक सर्वनाम। ये संबंधों को लेकर के होता है। संबंधवाचक सर्वनाम वे हैं जो एक दूसरे का, एक शब्द दूसरे शब्द से संबंध जोड़ते हैं। अब जैसे इसमें उदाहरण देते हैं हम लोग, जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा। तो ये सारे संबंध को जोड़ते हैं, ऐसा है तो वैसा है तो उसके लिए। अगला नंबर आता है प्रश्नवाचक। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे कौन, क्या, किसको, ये आदि क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इस तरह से जो है सर्वनाम आपके 6 के 6 प्रकार दिखाई दे रहे हैं। आगे बदलता है अब हमारा, ये आता है विशेषण। क्या है विशेषण? तो जानते हैं जरा विशेषण के बारे में। पहले परिभाषा ले लेते हैं। तो संज्ञा की विशेषता बताएगा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा, उस शब्द को कहते हैं विशेषण। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी सर्वनाम या संज्ञा जो भी सामने है उसकी विशेषता अगर बताता है तो उसे कहते हैं विशेषण। जैसे छोटा हो गया, नाटा हो गया, गाटा हो गया, लंबा हो गया। तो इस तरह के ये विशेषण होते हैं। तो चलते हैं देखते हैं इसमें। तो विशेषण के भेद भी लेते हैं। तो ये विशेषण मतलब प्रकार कितने होते हैं? विशेषण के 6 प्रकार होते हैं। नंबर 1 आता है गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 है संकेतवाचक विशेषण, नंबर 5 है व्यक्तिवाचक विशेषण और नंबर 6 है प्रतीक बोधक विशेषण। तो पहले हम चलते हैं गुणवाचक विशेषण पर। पहला नंबर है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण या अवगुण का बोध कराता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नीली घोड़ी, अच्छी पुस्तक, दुष्ट मनुष्य, अच्छा लड़का,
हरी पत्ती, यानी पत्ती की विशेषता बता रहा है हरी। और पुस्तक की विशेषता अच्छी, घोड़ी की विशेषता नीली है, और मनुष्य की विशेषता दुष्ट है। अच्छा किसकी विशेषता? लड़के की विशेषता अच्छा बताया जा रहा है। तो ये सारे क्या हुए हमारे? ये हुए गुणवाचक विशेषण, इसके गुण को बताया जा रहा है इसमें। अब आता है नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। ये क्या होता है? मेनली उसकी संख्या को बताते हैं। जो शब्द संज्ञा की संख्या का बोध कराता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लोग बैठे हैं, तो लोग का जो है 4, कितने जने हैं? 4 लोग। तो ये संख्या का बोध कराता है, तो 4 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, तो इस तरह का रहता है। नंबर 3 है परिमाणवाचक विशेषण। ये परिमाण को बताएगा। तो जो शब्द किसी वस्तु का परिमाण बताता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देते हैं, जैसे इसमें थोड़ा आता है, कम आता है, अधिक आता है, तो ऊंचा आता है। इसमें तो ये थोड़ा, जरा, कम, बहुत, अधिक, काफी, पर्याप्त, यथेष्ट, ज्यादा, समूचा आदि परिमाणवाचक विशेषण है। मतलब इसमें उसकी क्वांटिटी को बता रहा होता है, कितनी क्वांटिटी है उसकी। तो अगला चलते हैं नंबर 4 पे, संकेतवाचक विशेषण। ये क्या है संकेतवाचक विशेषण? ये भी देखते हैं। तो जो सर्वनाम विशेषण का संकेत करता है उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह हो गया, वह हो गया, ये हो गया, वे हो गया। तो उदाहरण के लिए देखते हैं क्या है, यह पुस्तक मेरी है, तो यह जो हुआ क्या हुआ इसमें, यह हो गया संकेतवाचक विशेषण। वह कलम तुम्हारी है, तो वह इसमें संकेतवाचक विशेषण हो गया है। तो विशेषण की यही खास बात है। अब आता है नंबर 5, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो जो शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनकर संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट करता है उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बंगाली, ये व्यक्ति है लेकिन ये विशेषता बता रहा है कि ये व्यक्ति कैसा है, बंगाली है। तो बंगाली व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। चलिए अगला है नंबर 6 आता है प्रत्येक बोध विशेषण। जिन विशेषणों द्वारा प्रत्येक का बोध हो, मतलब हर एक का बोध हो जाए उसमें, वह प्रत्येक बोध विशेषण कहलाता है। जैसे आदमी है तो हर एक का होना है, तो प्रत्येक हो गया। तो उदाहरण के लिए क्या हुआ, प्रत्येक आदमी जाता है, तो प्रत्येक जो आया वो क्या हो गया, ये प्रत्येक बोध का विशेषण करा, इसलिए प्रत्येक बोध विशेषण कहलाएगा ये। चलिए ये अब तक विशेषण के आपके प्रकार पढ़ लिए हैं। अब चलते हैं थोड़ा आगे, क्रिया की बात करते हैं। क्रिया विशेषण क्या होते हैं, पहले इसकी परिभाषा दे लेते हैं। तो जो शब्द क्रिया अथवा अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, ध्यान रखना बच्चों, ये विशेषता बताता है, क्रिया नहीं शुरू हुई अभी। जो शब्द क्रिया अथवा अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो नंबर 1 आता है समयवाचक क्रिया विशेषण। वे शब्द जो क्रिया के होने का समय बताते हैं, जैसे अब, तब, कब, कल, अभी, अभी अभी, ये सारे समय को बताते हैं, भाई कब हुआ ये सब, तो वो उसको कहते हैं हम समयवाचक क्रिया विशेषण। अब नंबर 2 आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये स्थान को बताएगा। वे शब्द जो क्रिया के होने का स्थान बताते हैं, जैसे पास है, दूर है, वहां है, कहां है, इधर उधर हो गया, यत्र तत्र सर्वत्र, ऐसा हो जाएगा आपका। तीसरा नंबर आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वे शब्द जो क्रिया होने की रीति बताते हैं, जैसे हाँ, नहीं, ठीक, ऐसे, वैसे, अचानक, इसलिए, ये सारे जो हैं क्या हो गए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गए। अगला आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वे शब्द जो क्रिया का परिमाण बताते हैं, जैसे जरा, थोड़ा, किंचित, इतना, उतना, पर्याप्त, बस, काफी, ये सारे क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। नंबर 5 आता है गुणवाचक क्रिया विशेषण। तो जो क्रियाएं विशेषण का गुण बताती हैं वे उन्हें गुणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे क्या है, तोता मीठा बोलता है, वह तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है। तो इसमें मीठा, तेज और बहुत जो आया, ये सब क्या है, गुणवाचक क्रिया विशेषण है।
आगे अब आता है क्रिया का नंबर। क्रिया की भी परिभाषा देख लो। तो परिभाषा चलते हैं, क्या इसमें आएगा, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे बालक दौड़ रहा है, तो जो दौड़ रहा है मतलब काम हो रहा है इसमें, तो इस उदाहरण में दौड़ रहा है क्रिया है, क्योंकि इसमें दौड़ने का काम हो रहा है। क्रिया के अब प्रकार चलते हैं, तो क्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। देखते हैं कौन कौन सी हैं दोनों क्रियाएं। तो क्रिया के प्रकार ही चल रहे हैं। नंबर 1 है सकर्मक क्रिया। तो जिन क्रियाओं के साथ उनका कर्म होता है वे सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे श्याम गाय देखता है, तो इस वाक्य में क्या हुआ, इस वाक्य में देखना क्रिया का फल जो है गाय है, यानी कर्म है, पर पड़ता है, अतः यह वाक्य सकर्मक है। तो क्या हुआ इसमें, श्याम गाय देखता है, तो गाय इसमें सकर्मक में आ गया। चलो देखते हैं अकर्मक क्रिया क्या है। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक कहते हैं। जैसे राधा हंसती है, तो इस वाक्य में क्या हुआ, राधा करता है और हंसती है क्रिया है, तो कर्म नहीं आया इसके अंदर। कर्म ना होने से ये अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले में, काल कितने प्रकार के हैं। ये काल है, ये महाकाल है, वो काल है, ये जो भी काल है सारे हम लेते हैं जरा। तो क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने या करने का समय जाना जाए काल कहलाता है। ये काम कब हुआ ऐसे होता है ये। तो क्रिया के प्रकार लेते हैं जरा हम। क्रिया नहीं है, काल है बच्चों, यहाँ पे क्रिया नहीं है, काल ले लेते हैं। यहाँ पे काल लिखेंगे आप। काल के प्रकार, काल के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है वर्तमान काल। तो पहले चलते हैं, वर्तमान में हर कोई जी रहा होता है, वही वर्तमान काल होता है। यह क्रिया का वह रूप है जिससे वर्तमान समय में क्रिया का होना या करना पाया जाए। इसमें वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि का प्रयोग होता है। जैसे मीता गाना गाती है, मीता गाना गाती है, तो ती आ गया इसमें, तो ये प्रेजेंट टेंस को बता रहा है, यानी वर्तमान काल को बता रहा है। ये तो वर्तमान काल है। ऐसे ही तीनों कालों के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे हम। तो नंबर 2 आता है भूतकाल। इस काल में बीते समय में क्रिया का करना या होना पाया जाता है। वाक्य के अंत में था, थी, थे का प्रयोग होता है। जैसे राम ने रावण को मारा था हो गया मतलब भूतकाल में चला गया। उसने ये काम किया था मतलब भूतकाल में चला जाएगा। वे जाते थे मतलब भूतकाल में हो गया। नंबर 3 आता है भविष्य काल। आने वाले समय में क्रिया के पूर्ण होने का ज्ञान होता है। वाक्य के अंत में गा, गे, गी आता है। जैसे बालक परीक्षा देगा, वह उसका काम करेगा, मैं भोजन करूंगा, ऐसे करके जिसमें गा, गी, गे आ जाए तो वो क्या होगा, भविष्य काल हो जाएगा। अब आते हैं चिन्हों की बात कर लेते हैं। चिन्हों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है बच्चों, ध्यान रखना। चिन्ह अगर नहीं है तो आपका शब्द का अनर्थ हो जाएगा, कुछ और बन जाएगा। अर्थ निकालना होगा तो अनर्थ हो जाता है, उसका विचार रहेगा। चलो देखते हैं परिभाषा। पहले, पढ़ते समय शब्दों, वाक्यों या वाक्य के अंत में रुकने के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। संपूर्ण, पहला नंबर आता है पूर्ण विराम। तो इसका चिन्ह जो ये डंडी से दिखाई गई है, तो यह आप बना लेंगे। इस चिन्ह को तो आप सभी जानते हैं, है यह वाक्य के अंत में लगाया जाता है। नंबर 2 आता है अल्प विराम। अल्प विराम मतलब कॉमा को कहते हैं। इसका चिन्ह ये नीचे कॉमा दिखाया गया है आपको, ये वाला है। यह शब्द के बाद थोड़ी देर रुकने के लिए लगाया जाता है। अर्ध विराम देखिए क्या होता है। अर्ध विराम ये चिन्ह दिखाया हुआ है आपको, इसका चिन्ह यह पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक समय रुकने के लिए लगाया जाता है। अब नंबर 4 आता है प्रश्नवाचक। इसका चिन्ह, ये प्रश्नवाचक सभी जानते हैं, अब तो प्रश्नवाचक चिन्ह है। जहां प्रश्न पूछा जाए वहां इसका प्रयोग होता है। नंबर 5 आता है विस्मय बोधक चिन्ह। इसका चिन्ह ये विस्मय बोधक का चिन्ह होता है। ये इसका हर्ष, विस्मय, शोक आदि भाव प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 6 आता है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह, जिसका चिन्ह जो ये डैश करके दिया हुआ है, ये है।
ये वाला चिन्ह आपका दिखाई दे रहा है। किसी के कथन को ज्यों का त्यों प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 7 आता है निर्देशक चिन्ह, जिसका चिन्ह या ऐसे लगाते हैं, या तो चिन्ह ऐसे लगा दीजिए या डैश लगा दीजिए। इसका उपयोग यानी इसका प्रयोग उदाहरण देने या निर्देश देने में होता है। नंबर 8 आता है खाली स्थान। इसका चिन्ह ये डैश करके होता है, ये जो दिखाया गया है ये डैश से भरा होता है। इसका उपयोग रिक्त स्थान के लिए होता है। नंबर 9 है संयोजक चिन्ह। इसका चिन्ह ये है बना हुआ, बीच में डैश होता है। ये 2 या 2 से अधिक शब्दों में संबंध प्रकट करने के लिए संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नंबर 10 आता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह नीचे बिंदी जो लगाई जा रही है, शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, क्रम संख्या, पृष्ठ। अब आता है 11वां नंबर त्रुटि पूरक चिन्ह। ये ऊपर ऐसा चिन्ह लगा दिया जाता है। लिखते समय जब कोई शब्द या अंश छूट गया हो तो उचित स्थान पर चिन्ह ये लगाकर छूटे शब्द को लिख देते हैं। जैसे कल मैं जाऊंगा, तो कुछ छूट गया ऊपर, तो कहां जाऊंगा वो लिख दूंगा, कानपुर जाऊंगा, तो इसके ऊपर हम कानपुर लिख लेते हैं। अब आता है नंबर 12 पुनरुक्ति बोधक। 12 नंबर है पुनरुक्ति बोधक। इसमें जो है ये चिन्ह आपका डैश की तरह ही रहता है। तो देखते हैं क्या इसमें होता है इसका उपयोग। तो जब ऊपर लिखी बात को ठीक ठीक उन्हीं शब्दों में लिखना होता है तो उनके नीचे इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे डैश करके छोड़ देते हैं, हाँ भाई ऊपर जो लिखा बिल्कुल नीचे भी वैसे ही लिखना है। जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है, तो ये आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। नंबर 13 है कोष्टक। कोष्टक ऐसे लगाया जाता है, आपको पता ही है। ये वाक्य में किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे किसी भी बात का तात्पर्य यानी अर्थ समझकर बोलना चाहिए। नंबर 14 आता है समाप्तिक सूचक चिन्ह, यानी कि बिल्कुल जब समाप्त हो जाता है तो ये आपका चिन्ह लगाया जाता है। यह चिन्ह किसी अध्याय, लेखन या पुस्तक की समाप्ति पर लगाया जाता है। अब आता है विराम चिन्हों की उपयोगिता क्या है। विराम चिन्ह पहला नंबर है कि विराम चिन्ह वाक्य के एक भाग को दूसरे भाग से अलग करते हैं। नंबर 2 विराम चिन्ह बताते हैं कि हमें वाक्य को पढ़ते समय कहां और कितनी देर रुकना है। नंबर 3 यदि विराम चिन्ह सही प्रयुक्त न हो तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। नंबर 4 इसके प्रयोग से भाषा में स्पष्टता और अर्थ में सौंदर्य आ जाता है। तो इस बच्चों इस तरह से है इसमें, जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत कॉमा लगा दिया, जाने दो, इसका मतलब हुआ कि रुकना नहीं है, इसको जाने देना है। अब आगे है रोको के बाद यदि कॉमा लगा दिया, रोको मत जाने दो, तो क्या होगा, रोक लो इसको, जाने मत दो, दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। तो सिर्फ कॉमा का चिन्ह बदल जगह बदल देने से मात्र से भी ये चीजें बदल जाती हैं, तो इनका बहुत ध्यान रखना होता है बच्चों। ये नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसे दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग और मेरे चैनल को लाइक करेंगे और नीचे कमेंट्स जरूर करेंगे कि आप लोगों को कैसा लग रहा है और कैसा और सुधारने की जरूरत है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे, यानी ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।